नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय सुबह 8:30 बजे। आज तारीख है 20 अक्टूबर, दिन है सोमवार। ज्योति का पर्व दीपावली की आपको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार और रोज की तरह सुबह की चाय के विशेष कार्यक्रम में साथ रहने वाले रवि उपाध्याय सर हैं। सर, बिहार की सियासत एक तरफ तो दीपावली है, लेकिन बिहार की सियासत में आज भी खेल चल रहा है, क्योंकि आज नॉमिनेशन का अंतिम दिन है सेकंड फेज का। इसके बाद कोई फेज नहीं है, सेकंड फेज अंतिम है और आज अंतिम दिन सैकड़ों प्रत्याशी आरजेडी महागठबंधन के आज नामांकन करेंगे, क्योंकि बाकी रह गया था। एनडीए के कुछ प्रत्याशी कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर महागठबंधन के प्रत्याशी आज अपना नामांकन पर्चा दाखिल करें, क्योंकि आधी रात तक सिंबल बटा है। आधी रात तक कई सीटों को लेकर पेच जो फंसा था उसे क्लियर कर दिया गया है। कई सीटें हैं, हॉट सीट भी। तो आज नामांकन का अंतिम दिन है और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुछ दिनों में बिहार आ रहे हैं, उसको लेकर भी ऐलान हो गया है। अमित शाह ने एक बड़ा चक्रव्यूह रख दिया है, जिसके आगे महागठबंधन वाले फेल साबित हो रहे हैं। साथ ही साथ पप्पू यादव ने तो महागठबंधन की पोल ही खोल दी है। कई ऐसी सीटें हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज नामांकन का अंतिम दिन है। 122 विधानसभा क्षेत्रों में आज नामांकन का अंतिम दिन होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिहार में जो पिछले कुछ दिनों से चल रहा था, ये रस्साकसी खींचतान सीटों का, कई सीटिंग विधायकों को कहीं ना कहीं टिकट काट दिया है आरजेडी ने। यह सबसे बड़ी बात है, यह चर्चा का विषय है आम और खास में। और कई जो दावेदार थे उनको भी दरकिनार कर दिया है राष्ट्रीय जनता दल ने। और तो और आप देख रहे हैं कि कई सीटों पर आमने सामने की महागठबंधन में लड़ाई हो रही है, आरजेडी कांग्रेस। तो ये अजीबो गरीब स्थिति आरजेडी महागठबंधन में बनी हुई है। हम देख और जो समझ पा रहे हैं, यह जो तेजस्वी यादव निश्चित रूप से ड्राइविंग सीट पर हैं, जो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के, और वही सब कुछ करता धरता भी थे महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में। फिर भी यह पेंच कैसे फंसा कि अंतिम क्षण तक जो है सो राजद प्रत्याशियों को सीट सिंबल अभी तक अलॉट नहीं, देर रात तक करना पड़ा। यह सबसे बड़ी बात है। अगर यदि आप पहले कर दिए होते, निश्चित रूप से जो पटना में लंबे समय से सारे प्रत्याशी की धड़कनें बढ़ी हुई थी, पूजा पाठ उनके परिवार के लोग कर रहे थे। और आप देख भी रहे हैं, कई सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल है कि कुछ लोग 10 नंबर जो सरकारी आवास है लालू राबड़ी का, वहां पर, या फिर जो तेजस्वी यादव का पोलो रोड में जो सरकारी आवास है, वहां पर लोग रात भर बैठे हुए हैं और जो पानी खाना पीना लेकर के, यह अजीबो दृश्य। और इस बार का चुनाव ऐतिहासिक चुनाव हम इसलिए कह रहे हैं कि हम लोग भी इतने लंबे समय से कवर करते रहे, लेकिन अभी तक जो सूची है किसी की पूरी, अगर यदि एनडीए को छोड़ दिया जाए तो महागठबंधन की सूची में उहापोह की स्थिति। एनडीए ने तो सभी को अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की थी, लेकिन महागठबंधन में कांग्रेस के अलावा किसी ने जारी नहीं। कांग्रेस ने अपने 54 उम्मीदवारों को लेकर 3 लिस्ट जारी की। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उहापोह 2 चरण में ही चुनाव होना है बिहार में। कोई 3 चरण, 4 चरण, 5 चरण, 6 चरण नहीं है, 2 ही चरण में चुनाव होना है। ऐसे में भी अब 243 सीट है, उसको भी अलग अलग कर दीजिए तो पहले चरण में जो आपको 121 सीट पर आपको पहले चरण में, दूसरे चरण में 122। तो ये समझने वाली बात है। और उसी को लेकर के एकदम अजीबो गरीब महागठबंधन में जो स्थिति बनी हुई है, यह समझ में नहीं आ रहा है। प्रत्याशी, उनके परिवार के लोग, वो लोग उनके साथ जो चाहने वाले प्रत्याशियों के या जो टिकट के दावेदार थे, वो लोग पटना में कैंप क्यों? अगर यदि आप पहले कह देते तो वो लोग जो सिंबल आधी रात को दे रहे हैं, सुबह तड़के दे रहे हैं, अगर 15 दिनों से पटना में बैठे हैं प्रत्याशी, तो वो प्रत्याशी अगर यदि क्षेत्र में रहेंगे तो वह बेहतर होता। तो ये सबसे उहापोह, और यही कहीं ना कहीं झोल झाल हमको लगता है महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में दिखाई पड़ रही है, जो कि समझने वाली बात है। अब रही बात, लेकिन जिस तरीके से महागठबंधन में सीट शेयरिंग नहीं हो पाई, सीट शेयरिंग पर फैसला नहीं हो पाया, और टिकट बंटवारा, अभी तक कई सीटें ऐसी हैं कि कौन पार्टी लड़ रही है पत्रकारों को भी नहीं पता किस दल का कौन लड़ रहा है, क्योंकि आधिकारिक सूचना नहीं है। जब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं होती तो कैसे बताएं? तो बिहार की जनता में इसका मैसेज क्या गया है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, हम शुरू में ही कहे कि कई सीटों पर इस तरीके से दिखाई पड़ रही है कि महागठबंधन के ही पार्टनर आमने सामने हैं। तो यही उहापोह की स्थिति, यही बात तो हम बता रहे हैं। इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है क्या? देखिए, इसका फायदा एनडीए को मिल रहा है। निश्चित रूप से तेजस्वी यादव को चीफ मिनिस्टर बनना है, और ऐसे में इस तरीके से उहापोह की स्थिति हो रही है। तो हमको लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव, जो खुद जानकार व्यक्ति हैं, खुद जानकार हैं इस खेल के, उनसे बड़ा कौन कलाकार है बिहार में, कौन जानकार व्यक्ति है?
तो ऐसी परिस्थिति में वह चुपचाप है और यह झोल-झाल दिखाई पड़ रहा है। हम नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे महागठबंधन में, और दूसरी तरफ देखिए तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव भी ताल ठोक रहे हैं। तो यह सब कुछ अजीबोगरीब दृश्य दिखाई पड़ रहा है। प्रशांत किशोर तो पहले से ऑलरेडी हैं जनसुराज के संस्थापक सूत्रधार, लेकिन यह सब जो दिखाई पड़ रहा है, यह महागठबंधन के लिए हमको नहीं अच्छा शुभ संकेत नहीं दिखाई पड़ रहा है। महागठबंधन में शुभ संकेत नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई चुनावी सभाएं करेंगे। पहली 24 से शुरुआत होगी और 7 नवंबर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभाएं करेंगे। ऐसे में बिहार में जिस दिन वोटिंग है, उसके दूसरे इलाके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे और एक मैसेज देंगे। देखिए, आज जो है सो एक बात समझ लीजिए कि आज जो है सो नामांकन का दूसरे चरण का अंतिम दिन है। तो अब उसके बाद से ही इसी नामांकन होगा, स्क्रूटनी होगा, उसके बाद से आज अंतिम दिन के बाद में फिर स्क्रूटनी होगा, फिर जो है सो यह कितने नाम वापसी होगा, फिर कितने कैंडिडेट दोनों सीट माने दोनों जो फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में, यह उसके बाद स्थिति स्पष्ट दिखाई पड़ेगी कि क्या होगा। लेकिन अब इसी बीच में जो प्रधानमंत्री के आगमन की बिहार में वह हुंकार तो पहले ही भर चुके हैं। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री आपको 24 को समस्तीपुर और बेगूसराय, समस्तीपुर किसका सीट, कौन सा जगह है, वह जननायक कर्पूरी ठाकुर का वो सीट, वहीं से शुरुआत करेंगे, वहीं से शंखनाद करेंगे चुनाव का, कर्पूरी ठाकुर के गढ़ से, कर्पूरी ठाकुर के घर से। उसके बाद बेगूसराय जाएंगे, वहां से वो हुंकार भरेंगे। उसके बाद जो 30 तारीख को फिर आएंगे मुजफ्फरपुर और छपरा जाएंगे। उसके बाद 2, 3 तारीख को, 6 तारीख को और 7 तारीख को भी बिहार के दौरे पर रहेंगे और ये बड़ी सभा करेंगे। अब प्रधानमंत्री की आप समझ लीजिए कि जब आपको 6 सभाएं होंगी बिहार में 6 दिनों में करीब 12 से ज्यादा सभाएं, तो आप समझ सकते हैं कि क्या सिचुएशन, क्या इक्वेशन, क्या गणित सब क्या होगा। यह देखने और समझने वाली बात है। तो निश्चित रूप से एनडीए जो है सो पूरी मजबूती के साथ दिखाई पड़ रही है और इधर महागठबंधन में जो झोल झाल हम जो कहते हैं वह दिखाई पड़ा। तो यह क्या हो रहा है, यह समझने वाली बात है। तो महागठबंधन में बड़ा झोल दिखाई दे रहा है, एनडीए बड़ी तैयारी में, लेकिन अमित शाह का एक प्लान है। अमित शाह ने ऐसा चक्रव्यूह रचा है कि जो बागी थे उन्हें साथ कर लिया। अमित शाह का प्लान भी काफी कारगर निकला और ऐसा पहली बार हुआ कि बागी नेताओं को, जो खुले मोर्चे से बोल रहे थे, जिन्होंने निर्दलीय नामांकन भी कर दिया था, उन लोगों को अमित शाह ने अपने पास बुला लिया। देखिए, निश्चित रूप से अब इसको ऐसे समझ लीजिए कि अमित शाह की जो बीते दिन बिहार दौरे पर थे, उस दरमियान जो उनके पास में फीडबैक आया कि कौन कौन प्रत्याशी, कौन कौन उम्मीदवार जो नाखुश हैं, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि कौन कौन प्रत्याशी, कौन कौन उम्मीदवार जो है सो पार्टी के खिलाफ इधर उधर कर रहे हैं, तो वैसे लोगों को उन्होंने समझाया बुझाया। और उसके बाद से कई सारे, अब जैसे रामसूरत राय की बात कर लें तो वह भी जो है सो सिटिंग एमएलए थे, उनके कितना विरोध हो रहा था, बीजेपी कार्यालय तक में विरोध प्रदर्शन। देखिए भारतीय जनता पार्टी सब पार्टियों से, दल से अलग अपने आप को रखती है और ऐसे में आपने देखा भी था कि वह गवाह बना था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जिस तरीके से यह कुछ लोग हुड़दंगई एक तरीके से हुड़दंगई कर रहे थे, खुलेआम तो कपड़ा खोल रहे थे, दबंगई कर रहे थे। यह जो है सो यह कल्चर नहीं है भाजपा में। तो यही बात को लेकर के वह सब बात जब छन करके आई और उसके बाद से देखिए आपको पटना साहिब में शिशिर कुमार जो महापौर के पुत्र हैं, वह भी जो है सो वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो यह शिशिर कुमार वहां के स्थानीय हैं और नंदकिशोर यादव का सिटिंग एमएलए का जब टिकट नहीं मिला, तो निश्चित रूप से यह एक भारतीय जनता पार्टी के चिंता का विषय है कि जो पटना साहिब से शिशिर कुमार जो निर्दलीय ताल ठोक दिया है, तो वह भाजपा के लिए शुभ संकेत वहां से नहीं है। तो यह, और इसी तरह से गोपालगंज कुसुम देवी, तो वो कई सारे आपको जो उसको अमित शाह ने डैमेज कंट्रोल करने की बात की है। लेकिन अब डैमेज कंट्रोल कहां तक होता है यह तो चुनाव के दिन, वोटिंग के दिन पता चलेगा या 2-4 दिन के बाद। इतने बड़ी संख्या में लोगों को बुलाया गया, मुजफ्फरपुर सीट पर भी सुरेश सलमान आए थे, उनको बुलाया गया। इसके साथ एक सीट थी वीआईपी के, एक नेता को बुला लिया गया। तो तमाम लोगों के साथ पहली बार चाणक्य कहे जाते हैं बीजेपी के, उन्होंने अपने स्वयं मिले हैं। देखिए मैसेज दिया गया अमित शाह के बाद। देखिए अमित शाह का मैसेज देना, अमित शाह का समझाना कहीं ना कहीं यह मैसेज है। अब देखिए, अब एक बात और समझ लीजिए, जो आपको पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्वनी चौबे के पुत्र ने भी नॉमिनेशन करने के लिए गए थे, लेकिन वो रास्ते में फोन आ गया तो वापस ले लिए। तो ये देखिए, यही सब जो दिखाई पड़ रहा है। हम बार बार एक बात कहते हैं कि अब तक भाजपा में इस तरीके का कल्चर नहीं था। आप देख रहे हैं कि दानापुर सीट में, देखिए मजबूत सीट है दानापुर की, वहां से
सिटिंग एमएलए आरजेडी के रीतलाल यादव ने नॉमिनेशन किया, किस परिस्थिति किस स्थिति में नॉमिनेशन किया, किसी से छिपी हुई बात नहीं है। और वहां पर देखिए, वहां पर आशा सिन्हा जो पहले से एमएलए हुआ करती थी भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने ही विरोध कर दिया। तो और वहां पर देखिए उनका टिकट कट करके रामकृपाल यादव को वहां से भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया। तो यह वहां पर लोगों में एक तरीके से कसमकस की स्थिति बनी हुई है। तो यही बात अब समझ में आ रही है कि अमित शाह ने डैमेज कंट्रोल करने की कवायद तो की है, लेकिन कहां तक डैमेज कंट्रोल होगा यह समय ही बताएगा। और यह हम और आप कोई भविष्यवक्ता नहीं है, कोई ज्योतिषाचार्य नहीं है, लेकिन इतनी बात दिखाई पड़ रही है हमको। अच्छा, इतनी बात तो दिखाई पड़ रही है, लेकिन प्लान तो अमित शाह का था। अब महागठबंधन में तो प्लान कुछ काम ही नहीं कर रहा है। महागठबंधन तो लगता है पिछड़ता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से महागठबंधन में टूट कई सीटों पर आपस में लड़ाई, क्या फ्रेंडली फाइट है। राजनीति में फ्रेंडली फाइट होती है, आप भी लड़ जाए हम भी लड़ जाए, फ्रेंडली फाइट होती है। और पप्पू यादव का जो बयान सामने आया, पप्पू यादव ने क्या कह दिया? नहीं देखिए, पप्पू यादव देखिए ठीक है, वह चर्चा चल रही थी कि प्रदेश अध्यक्ष की सीट पर भी लड़ जाएगी आरजेडी। नहीं देखिए, सवाल ये है कि पप्पू यादव ठीक है बोलते हैं, वह बोलने के लिए जाने भी जाते हैं, वह काम भी करते हैं, वह सांसद भी इस बार निर्दलीय चुन करके आए। लेकिन अब देखिए, अब बोलने का, अगर यदि आप पब्लिक डोमेन में बोलिएगा, किसी भी आदमी को हम बोलते हैं, किसी भी नेता को बोलते हैं जो, तो वह इसको बैठ करके अंदर कमरे में सॉर्ट आउट करना चाहिए। इन्हें तो किसी भी अलायंस पार्टनर के लिए अगर आप बाहर में बोलिएगा, मीडिया के समक्ष बोलिएगा, तो वह आपके लिए गुड नहीं होगा, पार्टी के लिए गुड नहीं होगा, यही न कहीं कहीं ये बड़ा डैमेज होगा। तो ये पप्पू यादव कह रहे हैं। अब देखिए पप्पू यादव, अब हम लोग बात करते हैं मधेपुरा की, तो मधेपुरा में वहां पर वह हॉट सीट बनी हुई है। हॉट सीट इस लिहाज से क्योंकि वहां से मधेपुरा से राजद प्रत्याशी जो हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, पूर्व मंत्री हैं, उनको राजद ने दिया है। और वहां पर टिकट भी वो किसको देना, किसके लिए लोग लगे हुए थे, यह किसी छिपी हुई बात नहीं है। तो प्रोफेसर चंद्रशेखर के कारण वह सीट हॉट सीट बनी हुई है मधेपुरा, और निश्चित रूप से उनको वहां पर लोग चाहते भी हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर को। लेकिन सबसे बड़ी बात यह समझने वाली है कि आज नॉमिनेशन का दूसरे फेज का अंतिम दिन है। उसमें जो बात छन करके आ रही है कि आज जो है सो डॉक्टर स्मिता पूर्वे परिहार विधानसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी के रूप में नॉमिनेशन करेंगी, नामांकन करेंगी। जो पूर्व मंत्री, बड़े चेहरे, कद्दावर चेहरे डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे की पुत्रवधू है। डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे के बारे में थोड़ा सा हम बता दें, किसी को जानकारी कम लोगों को होगी। वह संसदीय की इतने बेहतर जानकार हैं कि वह पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मंत्री रहे, और उनको शिक्षा विभाग में मंत्री रहे। कई लोगों के लिए वह जुड़े रहे। और डॉक्टर स्मिता पूर्वे की जो बात करेंगे तो वह भी जन सरोकार से जुड़ी रही, वह भी आम आवाम के बीच में रही, 24/7 काम करने वाली, और समाज के हर वर्ग हर तबका के लिए वह सरल और सुलभ, किसी को पटना में मेडिकल फैसिलिटीज कराना हो वह करती हैं। तो यह उनके, देखिए चुनाव लड़ने से पहले की हम बात कर रहे हैं, ये लिगेसी है, यह काम करने की क्षमता है, और डॉक्टर है, तो यह समझने वाली बात है। मोतिहारी सीट पर भी काफी चर्चा चल रही है। मोतिहारी सीट पर क्या हाल है? मोतिहारी सीट पर भी जो वहां कर मोतिहारी की सीट है, वहां पर भी देवा गुप्ता हैं। गुप्ता समाज, देखिए ये कितना बेहतरीन कार्ड आरजेडी ने खेला है। गुप्ता जो कोर वोटर एनडीए के होते हैं, उस पर जो है सो देवा गुप्ता को देकर के एक बड़ा झटका, बड़े झटके के समान वहां पर होगा। देवा गुप्ता जो है सो जिस समाज से आते हैं वह इंडिया का कोर वोटर, वहां का कोर वोटर है। बिल्कुल, मोतिहारी में कोर वोटर है उस समाज का। बिल्कुल, तो वो आरजेडी के सिंबल पर लड़ेंगे। को बड़ा झटका दे दिया है। और उनकी पत्नी भी वहां से महापौर हैं, तो ये समझने वाली बात है। एक और सीट है, बिल्कुल हैरान कर देने वाली, ये कटिहार का है। मुकेश सहनी ने दांव खेल दिया है, और बड़े एमएलसी के बेटे। बिल्कुल, मुकेश सहनी ने सबसे बड़ा दांव खेला है कटिहार में। कटिहार में भी जो है वह कांटे की लड़ाई आपको दिखाई पड़ेगी, क्योंकि सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी ने, विकासशील इंसान पार्टी ने सौरभ अग्रवाल को वहां से टिकट और दिया है और उम्मीदवार बनाया है। तो ऐसे में आप समझ लीजिए कि वहां पर अग्रवाल किसके कोर वोटर माने जाते हैं, यह समझने वाली बात है। तो जब अग्रवाल ही जो है सो आरजेडी खाते में आ गए, और तो 36-35% वोट महागठबंधन का होगा, उसमें अगर यदि अग्रवाल आ गए तो आप समझ लीजिए कि क्या कुछ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये एक बड़ी बात हमको समझ में आ रही है। तो बड़ी बात देखने को मिल रही है। देखना होगा आज किन किन प्रत्याशियों का नामांकन होता है, और किस तरीके से सभाएं होती हैं, कार्यक्रम होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं, और एक बार फिर आपको ज्योति के पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।